एक्सपर्ट हैं मुकेश जैन साहब, वो आरबीआई में नहीं है, और आप कह रही हैं कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला। आप एक गृहिणी के तौर पर भी सोच रही हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार की हैसियत से भी सोच रही हैं कि कुछ नहीं मिला किसी को। मुकेश जैन साहब, क्या कुछ नहीं मिला आम आदमी को इस बजट में? नहीं सर, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि कुछ नहीं मिला। अगर बजट में देखेंगे तो हर हिस्से को कुछ ना कुछ दिया गया। अब मैं उसमें क्वांटम पे नहीं जाऊंगा। जैसे सैलरी क्लास की भी बात करें तो सैलरी क्लास के अंदर दो मेजर चेंजेस किए गए, जिसमें एक तो स्लैब में चेंज किया गया, जो कि पहले 3 से 6 और 6 से 9, 9 से 12 का स्लैब होता था, उसको 3 से बढ़ा के 7 लाख किया गया, 7 से 10 किया गया, 10 से 12 लाख किया गया। और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई न्यू रिजीम के लिए, क्योंकि ओल्ड रिजीम की बात करना ही गलत है, क्योंकि ओल्ड रिजीम धीरे धीरे खत्म ही होने वाली है। तो अगर देखें तो 20 लाख तक की इनकम पे 17,500 रुपए का एक बेनिफिट मिला। तो हाँ। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या है उसमें 17,500 एक इंडिविजुअल के लिए तो बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए 100 करोड़ तक का लोन, क्रेडिट गारंटी बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी चीज के वो देने का वादा किया। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप किया जाएगा। प्लस एमएसएमई में मीडियम एंटरप्राइजेस को सप्लायर की कैटेगरी में भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म की दरें भी घटाई गई हैं। लंबी फहरिस्त है मुकेश जैन जी। मैं बस ये बताना चाह रहा था जूही सिंह जी को कि आम आदमी को कुछ मिला है, मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ मिला है या नहीं मिला है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैंने शुरू में भी कहा कि विपक्ष आलोचना करता ही है सरकारी योजनाओं की, या फिर जब बजट आता है, बजट की, चुनाव के दौरान सरकार के जो पार्टी होती है, सरकारी पार्टी होती है, जिसकी सत्ता होती है, उसके घोषणा पत्र की, इन तमाम चीजों की आलोचना की जाती है। लेकिन क्या ये बजट वाकई में आलोचना करने लायक है? देखिए अनुराग जी, कोई भी बजट होगा, कोई भी सरकारी निर्णय होगा, उसकी आलोचना करना, उसकी प्रशंसा करना, दोनों पहलू होते हैं। जो वाला पकड़ लीजिए वो आपको आसानी से दिख जाएगा। लेकिन पहली बार शायद हो रहा है कि तीसरी बार की मोदी सरकार का पहला बजट आता है, और पहली बार है कि विपक्ष के पास आलोचना के लिए कोई ठोस वजह नहीं मिलती। पहले जो कमाल की बात है, जो राहुल गांधी ने लिखा है, उन्होंने 3 लाइन लिखी है, अंग्रेजी में है तीनों। अब अगर उसको आप ध्यान से देखें तो क्या है, वो पहली लाइन में कुछ कहते हैं, दूसरी लाइन में कुछ कहते हैं, तीसरी लाइन में कुछ कहते हैं। तीनों पंक्तियां एक दूसरे की विरोधाभास। लंबे समय के बाद विपक्ष सरकार की बात पर रिएक्ट कर रहा है, यानी वो जो कह रहे हैं वो ट्रैप में फंस रहा है। लंबे समय से क्या चल रहा था, चुनाव के समय से ही, कि राहुल गांधी कुछ कहते थे, उस पर सरकार रिएक्ट करती। अब इस बजट को लेकर पूरी कांग्रेस मशीनरी लग गई। उसी से समझिए कैसा बजट है। चिदंबरम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पूरी सुनेंगे तो समझ में आएगा। एंजल टैक्स हटाया, बड़ा अच्छा किया, हमने बहुत मांग की थी। अरे भाई, आपने लगाया ही था एंजल टैक्स। पूरी की पूरी यूपीए सरकार जानी ही जाती है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेज के लिए, बर्बाद करके रख दिया। उस वक्त 2 शब्द चलते थे, पॉलिसी पैरालिसिस और लॉस्ट डेकेड, जो उद्योगपति कहते थे, हम नहीं कहते। अब उसके बाद आ जाइए, इस सरकार ने जो जॉब क्रिएशन पर, रोजगार पर जो बहस थी, वो उसको एक तरह से कहें कि जो लंबे समय से वो दबाव में थी, विपक्ष लगातार उनको धकेल रहा था, उस पर उन्होंने एक लीड लेने की कोशिश की है। और जब ये कहते हैं कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो फिर ये वही बात कहते हैं। तो एक तरफ कह रहे हैं कि अंबानी अडानी को खुश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, हमको कॉपी पेस्ट किया है। तो विपक्ष पहली बार प्रतिक्रिया देने में कंफ्यूज हो गया है। अब इसीलिए वो तरह तरह की बातें कहें कि नकल की, लेकिन ठीक से नहीं की। तो ये कुतर्क तो चल जाता है, लेकिन जनता अब इसको सुन रही। पहले क्या होता था, बहुत एकदम स्पष्ट बात होती थी कि ये एक चीज है जो गड़बड़ है। पूरे बजट में कहीं ये उंगली रखने की स्थिति में नहीं। और जो सबसे बड़ी बात, कुर्सी बचाओ बजट जो है ना, इसने राजनीतिक संतुलन ऐसा साथ दिया है कि उस पर भी आलोचना नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे कि एयरपोर्ट दे दिया, पुल दे दिया, सिंचाई के लिए दे दिया, बाढ़ के लिए दे दिया, तो गलत हो गया। मुझे लगता है कि सरकार की अपनी जो लिमिटेशन है, 48,20,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें बहुत बेहतर हुआ है। 2 चीजें मुझे लगता है, एक तो कैपिटल गेन्स टैक्स, मुझे लगता है इंडेक्सेशन वाला था, वो ज्यादा बेहतर था। दूसरा, इनकम टैक्स में लोगों को और राहत मिलनी चाहिए थी, कम राहत मिली। अभी कुल मिलाकर कहें तो करीब 7.25 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपकी टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मुझे लगता है कम से कम 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख होना चाहिए था। ठीक है प्रोफेसर संगीत रागी, मैं अभी पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 10 साल के इनकार के बाद अब सरकार ने स्वीकार किया है कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है। इस बजट से यह साबित हुआ है।
देखिए अनुराग जी, मैं करीब पिछले 30 साल से बजट को देख रहा हूँ और मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं पाया है। मैं आज सोच रहा था कि आज सुबह ही ये बात लिख दूं, बजट आने से पहले लिख दूं कि सरकार के जितने मंत्री हैं, सरकार के जितने सहयोगी पार्टियां हैं, इस बजट को ऐतिहासिक बजट कहेंगी और सरकार के जितने विपक्षी हैं, राहुल गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के जूही जी से लेकर के उनका सारा नेतृत्व कहेगा कि इससे बड़ा कोई नकारा बजट हो नहीं सकता। तो लगभग ये चीजें जो है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगी। जब सरकार होती है तो कहती है फिजिकल प्रूडेंस है, इसमें हमने मेंटेन किया है, ये ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट होगा, बेरोजगारी को दूर करने वाला बजट होगा। और विपक्ष हमेशा कहता है कि देखिए इस बजट से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमको ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। यदि आप बजट आउटले को देखेंगे, मैं तो मेरा ये विषय बहुत ये नहीं है, अर्थशास्त्र का मैं विद्यार्थी नहीं हूं, मैं सब चीज में राजनीति पढ़ता हूं। तो लेकिन फिर भी यदि आप कहेंगे तो जो एजुकेशन आउटले की बात आप करते हैं या डिफेंस के बाद यदि सबसे ज्यादा खर्च यदि कहीं पर किया जा रहा है तो ग्रामीण भारत के विकास के लिए खर्च किया जा रहा है। यदि आप एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज को देखें और उसके बाद जो है वो रूरल डेवलपमेंट को देखें तो दोनों के बजट आउटले को यदि आप मिला देते हैं तो करीब 4,17,000 करोड़ के आसपास का ये खर्चा है, जो डिफेंस बजट के बाद मुझे लगता है कि ये दूसरा बड़ा आउटले है जिसमें ये खर्च किया जा रहा है। यानी कि एक जो रूरल इंडिया जिसके बारे में बात की जा रही थी कि देखिए पिछले 10 साल के अंदर अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ी है, जिसके बारे में बात बार बार की जाती है इस देश में कि भाई कुछ ऐसे हैं 40% जो है वो इस देश की संपदा जो है वो कुछ हाथों में सीमित है। हाँ। मुझे लगता है कि ये जो बजट है उसके अनुसार से यदि हम ये ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो रूरल इंडिया है उसकी तस्वीर बहुत बड़ी होगी। दूसरी बात, इस बजट ने बिल्कुल राजनीति को साधा है और सब कुछ साधता है। यदि मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मनमोहन सिंह की सरकार भी रखती थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी रखा है। आंध्र प्रदेश को एक पैकेज के तहत दिया है और बिहार को ये शुरू से बात की जा रही थी कि बिहार को जिस प्रकार से बिहार से खासकर के झारखंड का जब बंटवारा हो गया था तब से बिहार संसाधनों के मामले में, जितना रिसोर्सेज के मामले में उसकी कमी हो गई थी और निश्चित तौर पर इससे वहां पर जो 22-24 इंडस्ट्रियल एरियाज थे वे लगभग उसमें से कुछ ही इंडस्ट्रियल एरिया थे जो काम कर रहे थे। ठीक है, ये इस पर समीक्षा करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। संदीप वामजई साहब हैं। संदीप वामजई जी, संगीत रागी का कहना है कि संदीप वामजई हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन उनके ऑडियो में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। जूही सिंह जी, इस देश की अगर बात करें तो 70% हिंदुस्तान गांव में बसता है, 70% हिंदुस्तान, और अगर ग्रामीण अंचल को सबसे ज्यादा इस बजट में मिला है तो आप ये क्यों नहीं मानने को तैयार हैं कि ये एक उज्जवल भविष्य का बजट है? अनुराग जी, बजट में आवंटन हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कृषि के किस क्षेत्र में हुआ है, इसमें कौन से छोटे किसान को लाभ हो रहा है, कौन सी मंडियां बनी है, और जैसा पहले कहा गया कि शायद आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये प्रूव करेगा किसान कहाँ वो अपना उत्पादन ले जाके बेच रहा है, हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ मिल रहा है। कोलैटरल फ्री लोन्स की बात की, हमें भैया एक बैंक बता दें, एमएसएमई हम भी हैं, कहाँ वो कोलैटरल फ्री लोन मिल रहा है। थोड़ा वास्तविकता और जमीन पर आ जाए। कहा जा रहा है सबको कुछ ना कुछ दिया गया। 20 लाख की इनकम में आपने 17,500 हमको कमी आ रही है। आपके लिए होगा ये बड़ा अमाउंट? एक मध्यम वर्ग और गृहिणी के लिए कहां महंगाई में कमी आ रही है? इसमें कौन सी स्कीम है जो तुरंत महंगाई को कम कर रही है? बिहार में आप एयरपोर्ट बनाइए, आप रोड बनाइए, कौन मना कर रहा है? आप इस पे राजनीतिक साधिए, उससे भी कोई इश्यू नहीं है, अपने सहयोगी दलों को मदद करिए। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत सारे मंत्री आते हैं, तो जब वो यहाँ आएंगे तो उत्तर प्रदेश भी पूछेगा कि हमारे प्रदेश के लिए आपने क्या ऐसा आगे चल के किया, या हम अपने
ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर इतने आगे निकल गए हैं कि उत्तर प्रदेश की सोचने की जरूरत नहीं है। बार बार कृषि और ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। आपने हर घर जल योजना चलाई, कौन से घर में कौन सा जल पहुंचा, जरा आंकड़ों से बाहर निकलकर जमीन पे एक रिपोर्ट ला दीजिए। आपने स्वच्छ भारत योजना चलाई, शौचालय की बात की आपने, अब ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण हाउसिंग आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम को आप आगे ले जाएंगे, लेकिन जो घर आप बना रहे हैं उसमें आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें से कितना पैसा लोगों से ले रहे हैं, वो जिनके पास जमीन है, और आप दूसरी किस्त कैसे रिलीज करते हैं, ये सब जमीनी बातें हैं। और यही कारण है कि जब आप तक आपने कहा कि वित्त मंत्री से कहा गया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो बेरोजगारी को आप कहां टैकल कर रहे हैं, हमें ये बता दीजिए। जो 30 लाख पद आपके सरकार में खाली है, उनको क्या आप भरने का कोई प्रावधान कर रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आपके पास ऑलरेडी है, तो ये इंटर्नशिप उस स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी जो 5 साल में शायद आप देंगे। तो ये प्रश्न है, और इसमें कोई बुरा भला नहीं कर रहा है, प्रश्न तो है ही सरकार पर और उनकी मंशा पर है। ठीक है।